नमस्कार। बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें कटमनी का दोषी पाया जाता है तो उन्हें फांसी पर लटका दे। उधर कांग्रेस और लेफ्ट के बीच गठबंधन को लेकर बैठक तो हुई, लेकिन पूरा का पूरा एंटी क्लाइमेक्स हो गया। वहीं पीएम किसान स्कीम के तहत किसानों को लाभ देने की जो कवायद है वो बंगाल के अंदर तेज हो गई है। इन्हीं सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि अगर उन्हें कटमनी का दोषी पाया जाता है तो उन्हें फांसी पर लटका दे, क्या कुछ आप इस पर कहेंगे? देखिए, अभिषेक बनर्जी ने एक बहुत बड़ी रैली में इस बात को बहुत ही, उसको कह सकते हैं कि बहुत ही ताकत के साथ इस बात को कहा कि अगर मेरा नाम अगर इसमें आता है, ज़रा सा भी नाम आता है तो मुझे फांसी पे लटका दो जी। और उधर कैलाश विजयवर्गीय साहब ने कहा लटकाएंगे, रस्सी तैयार रखो, है ना जी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चुनावी जो प्रचार का जो टोन एंड टेम्पर वो अब सेट हो रहा है। मतलब ये कि बहुत ही हाई पिच्ड, हाई वोल्टेज ड्रामा बंगाल में वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैं वो पूरे भाषण को मैं सुन रहा था कि जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी वो बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि ये लोग कायर लोग हैं, ये बीजेपी के गुंडे हैं, कैलाश विजयवर्गीय गुंडा है, बाहरी है, अमित शाह बाहरी हैं, और ये लोग कायर इसलिए हैं कि मुझे भाई को कह के बुलाते हैं, बिल्कुल, है ना, मेरे नाम को लेने में भी डरते हैं, ये इतने कायर हैं, और ये हमें कहते हैं कि हम टोलाबाजी करते हैं, कटमनी लेते हैं, तो कहीं भी हमारा नाम अगर इसमें आएगा तो मैं फांसी पे मुझको लटका दूँ। तो ये अपने कार्यकर्ताओं के मोरल को अप करने के लिए कभी सब कुछ लूज हमने नहीं किया है, और इसलिए इस तरह का इसको कह सकते हैं कि हाई पिच्ड, हाई वोल्टेज भाषणबाजी है वो शुरू हो गया। और इसके जवाब में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भाई हम लगाएंगे, फांसी तो लगाएंगे, रस्सी तैयार रखना। तो ये बीजेपी और तृणमूल धीरे धीरे ये चुनाव का जब इतना ज़्यादा हाई ड्रामा, हाई पिच कैंपेन शुरू होता है तो ये समझ लीजिए कि ये बिल्कुल 1 to 1 ये बंगाल का जो चुनाव, ये बीजेपी वर्सेस तृणमूल, ये बिल्कुल उसमें आप कह सकते हैं कि ये तय हो चुका है। बाकी की जो सारी पार्टियां हैं वो बिल्कुल इस चुनाव में नगण्य हो गई हैं जी। और उनके रहने या ना रहने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो लोग इस तरह से लड़ेंगे जैसे और राज्यों में जो चुनाव होते हैं उसमें इंडिपेंडेंट लोग लड़ते हैं, जिनका ना कुछ स्टेक होता है ना कुछ होता है। तो ये अब चुनाव का जो रियल, इसको कह सकते हैं कि जो टेम्पो है, अब वो नज़र आने लगा है। कैंपेन बिल्कुल शुरू हो चुका है, और अब देखना ये है कि ये टेम्पो कितने हाई पिच तक जाता है, क्योंकि ये ऐसा डर लग रहा है कि जिस तरह से बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को लगातार पंप कर रही है, प्रोत्साहन दे रही है, उधर टीएमसी की तरफ से जो है इस तरह के भाषण दिए जा रहे हैं, तो ये आशंका और ये खतरा बंगाल के चुनाव में साफ साफ दिख रहा है कि ये इनके हाथ से, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं उनके हाथ से ये निकल न जाए, बड़ा वॉयलेंस ना हो जाए, आगजनी ना हो, बॉम्ब विस्फोट। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, और ये डू और डाई का सिचुएशन है बीजेपी के लिए भी, और ममता बनर्जी के लिए तो है ही। बीजेपी के लिए इसलिए है क्योंकि अमित शाह ने अपनी पूरी इज्जत बंगाल के चुनाव पे दांव पे लगा दी है जी। और जिस तरीके से मनीष जी, बयानबाजी तो उनके खिलाफ बहुत पहले से होती आ रही है, लेकिन वो कहीं भी राजनीतिक पिक्चर जो है बंगाल की वहाँ नजर नहीं आते थे, लेकिन अचानक से वो सामने आए हैं। इसके क्या मायने हैं? देखिए, इसके मायने बिल्कुल साफ है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अटैक किस पे हो रहा है? ममता पे अटैक नहीं हो रहा, लोग अटैक कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी को जी। ये अधिकारी ब्रदर्स जो टीएमसी से अलग होकर के आए हैं जी, वो किसको अटैक कर रहे हैं? वो ममता बनर्जी को अटैक नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के हाथ से सब कुछ चला गया है। पार्टी लिटरली वो एक बाहर से कंपनी आईपैक वाला प्रशांत किशोर वो चला रहा है, और ये अभिषेक बनर्जी चला रहा है।
तो ममता बनर्जी को ये ठीक उस तरह की स्ट्रैटेजी है कि जिस तरीके से बहुत सारे राज्यों में जो केजरीवाल जिस तरीके की स्ट्रैटेजी दिल्ली के चुनाव में उन्होंने लगाया था कि वो मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते थे, वो सब कुछ दिल्ली के लोकल लीडर अमित शाह और बाकी लोगों के ऊपर अटैक करते थे, लेकिन मोदी का नाम अपनी जुबान तक नहीं लेके आते थे। उसी तरह का एक स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नजर आ रहा है कि ममता बनर्जी के खिलाफ तो वो बोलते हैं, मोदी साहब बोलते हैं, अमित शाह जी बोलते हैं, लेकिन जो लोकल लीडर्स हैं, जो सेकंड रंग के जो लीडर्स हैं, वो अभिषेक बनर्जी को ही निशाना बना रहे हैं और इसलिए अभिषेक बनर्जी को सामने लाना पड़ा। और इसमें खतरा बस यही है कि अभिषेक बनर्जी के नाम कुछ और भी इश्यूज में, कुछ मुद्दे में आ रहा है। ये एक गैम्बल है जो टीएमसी की तरफ से खेला जा रहा है कि ममता बनर्जी के बगैर अभिषेक बनर्जी की रैली हो रही है। वो उनकी मजबूरी ये है कि ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी को ही टीएमसी का सर्वोच्च और सर्वमान्य लीडर बना करके उसको पेश करना है। लेकिन ये जो कह सकते हैं कि ये जो दांव है ये उल्टा तब पड़ सकता है जब अगर अभिषेक बनर्जी का नाम किसी स्कैंडल में आ जाए या किसी चीज़ में फंस जाए, तब मसला टीएमसी के लिए बहुत ही खराब हो जाएगा। जी मनीष जी, जिस तरीके से कांग्रेस और लेफ्ट की बात होती है तो 2016 में दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, इसके बाद 2019 में वो अलग हो गए थे, लेकिन अब जिस तरीके से फिर से वो साथ आ रहे हैं, उनके गठबंधन को लेकर बैठक हुई है, इस के मामले में क्या कुछ जानकारी है? अब ये पता नहीं ये लोग किस तरह से एकदम नॉन सीरियस तरीके से चुनाव का तैयारी कर रहे हैं। टीएमसी बीजेपी की तैयारी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, बिल्कुल, और ये लोग अभी तय नहीं कर पाए हैं कि कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा। पिछली बार ये मुख्य अपोजिशन थे, पिछली बार असेंबली के इलेक्शन में बीजेपी की कोई साख नहीं थी बंगाल के अंदर में, लेकिन उसके बावजूद इनका प्रदर्शन जो है बिल्कुल उतना ज़्यादा अच्छा रहा नहीं। 70+ सीट्स आए थे, कांग्रेस पार्टी को 40+ सीट्स आए थे, 30+ सीट्स जो है लगभग वाम मोर्चा को आया था। अब जबकि इनके लिए भी करो मरो का सिचुएशन है, जिस तरह से दिल्ली में देखिए असेंबली के चुनाव में बिल्कुल ही गायब हो गई है कांग्रेस पार्टी, तो वही स्थिति वहाँ भी है। लेकिन इनके नॉन सीरियसनेस का जो नतीजा है वो देखिए क्या है। मीटिंग हुई तो ये इस बात के लिए मीटिंग बुलाई गई कि हम लोग सीट शेयरिंग करेंगे। बिल्कुल। अब मालूम चलता है कि उसमें अधीर रंजन चौधरी ही नहीं आए। अब ये नॉन सीरियसनेस का ये नतीजा है। वहां मोर्चा की तरफ से विमान मोस्ट थे और सीपीएम के जो सेक्रेटरी हैं वो भी पहुंचे, लेकिन अधीर रंजन चौधरी नहीं पहुंचे, इसलिए सीटों के ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई। तो बातचीत हुई क्या? हालांकि सीपीएम की तरफ से काफ़ी नाराज़गी है कि भाई ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं, चुनाव में सिर्फ 3 महीने बाकी है, कौन कहाँ लड़ेगा नहीं लड़ेगा कम से कम, क्योंकि अगर सीट शेयरिंग के ऊपर बातचीत भी होगी 2 राउंड 3 राउंड की बातचीत चलेगी जी। किसको कितनी सीटें मिलेगी, कौन किस सीट पर लड़ेगा, सीट वाइज जो 294 सीटों के ऊपर बहस होगी। और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नॉन सीरियस नजर आ रही है, और ये नॉन सीरियसनेस की वजह भी है। अब वाम मोर्चा के जो सर्वोच्च लीडर हैं देश में, सीताराम येचुरी, वो ये कह रहे हैं कि भाई हम चुनाव जो है बीजेपी के पास जो ममता विरोधी वोट्स जा रहे हैं उसको रोकने के लिए लड़ रहे हैं, सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, तो उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जो बैठक हुई उसमें 2-3 फैसले हुए। फैसला ये हुआ, और फैसला भी बड़ा अजीबोगरीब है, वामपंथियों की स्थिति इस देश में बिल्कुल ही हो गई है। वो एक कहावत है धोबी वाला, है ना, न घर का न घाट का, वही हाल वामपंथियों का हो गया है। मीटिंग में तय हुआ कि सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती होने वाली है 23 तारीख को, उसमें ये लोग एक बड़ी रैली करेंगे कलकत्ता में, और गांधी जी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को वो वहाँ पर रैली करेंगे। अब वामपंथी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाएंगे। ये वही वामपंथी हैं जब आज़ादी से पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की रचना की थी, तब इनके मुखपत्र से वामपंथी सुभाष चंद्र बोस को कहते थे कि ये जापानी जनरल तोजो का कुत्ता है, और कार्टून्स निकालते थे
कि जिसमें सुभाष चंद्र बोस को एक कुत्ता की तरह दिखाया जाता था, जी। और अभी यही राजनीति का खेल देखिए कि कैसे, जो कहते हैं ना कि आप देखिए यू टर्न लेना पड़ता है। और ये गांधी जी की पुण्यतिथि मनाएंगे। गांधी जी को वामपंथी थ्रू आउट स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये कहते थे कि ये अंग्रेजों के दलाल हैं, कैंपराडोर, ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता था वामपंथियों के द्वारा। लेकिन खैर, अब जब इनकी पूरी साखी खत्म हो गई है तो इनके बारे में क्या बातचीत करना। लेकिन ये फैसला हुआ है कल की मीटिंग में कांग्रेस पार्टी और वाम मोर्चा के लीडर्स के बीच में। और एक और जो बड़ी बात हुई है कि इन लोगों का प्लान है कि फरवरी एंड तक जो है वो लोग वहाँ का जो परेड ग्राउंड है वहाँ पे एक विशाल रैली करेंगे। और वो बहुत ही बड़ा रैली करने की पोजीशन में वाम मोर्चा है, अभी भी कांग्रेस पार्टी के भी लोग हैं। तो वो एक रैली की जाएगी। तो ये खाना पूर्ति है। ये देखिए, ये जो चुनाव होते हैं कि भाई ये रैली कर देंगे, ये प्रोग्राम कर देंगे, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, तो ये रोड शो निकाल देंगे, ये दरअसल खाना पूर्ति है। अहम चीज़ क्या है कि टिकट शेयरिंग किस तरह से होगी, कौन कौन आपके उम्मीदवार होंगे और किस तरह के उम्मीदवार होंगे, कौन कहाँ लड़ेगा, इस पे होनी है। और सीपीएम के सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि इस बार कि चूंकि ये लोग तो खत्म हो चुके हैं वहाँ, तो वामपंथियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि 40% सीट्स जो उम्मीदवार होंगे इनके, ये यूथ को दिया जाएगा जी। ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को जो है सीपीएम मौका देगी। 40 साल से कम की। हाँ, 40 साल के उम्र के कम के लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिया जाएगा। तो ये एक स्ट्रेटजी है। अब देखिए इसमें कितनी कामयाबी मिलती है। लेकिन ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि क्रिकेट में जैसे 11th 12th प्लेयर होता है पानी पिलाने का काम, तो वो 12th प्लेयर है ये कांग्रेस पार्टी और वाम मोर्चा बंगाल के चुनाव में। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है मनीष जी कि कांग्रेस जो है इच्छा जता रही है कि पिछली बार जिस तरीके से 92 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इस बार उससे ज्यादा सीटों पर लड़ना चाह रही है। देखिए, ये जब भी कोई गठबंधन होता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी के साथ किसी का गठबंधन हो, कांग्रेस के साथ हो, वाम मोर्चा के साथ हो, किसी के साथ भी हो, जब चुनाव आते हैं तो हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले जी। और ये बट नेचुरल है। लेकिन फिर होता यह है कि इसी के लिए तो बातचीत होती है, बिल्कुल। नेगोशिएशन होता है। ये वामपंथी लोग गए थे मीटिंग में कांग्रेस के मन को समझने के लिए, भाई क्या डिमांड आएगा, कितने सीट ये लोग मांग रहे हैं, कहाँ मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं। फिर उस पर नेगोशिएशन चलता है, बार बार उसका कोई फार्मूला बनता है। कई बार इस तरह का फार्मूला बनता है कि जो विनर्स हैं वो सीट हमारा हो गया। तो जहाँ जहाँ जो पहले हमारे विधायक जिस सीटों पे जिस पार्टी का जीता, वो फिर उस तरह की भी अंडरस्टैंडिंग बनती है कि जहाँ जो सेकंड आया वो सीट भी जो है आप उस पार्टी को दे दें। तो वामपंथी भी कई जगह पे सेकंड आए होंगे, कांग्रेस वाले भी कहीं पे सेकंड आए होंगे, तो वो सीटें मिल जाएगी। जो थर्ड फोर्थ जहाँ जमानत वगैरह जब्त हो गया, उस पर मेन डिस्कशन होता है कि वहाँ पे पिछली बार आपका कैंडिडेट था वो इतना परफॉर्म नहीं किया, ये इस बार हमें दे दीजिए, हमारे पास वो बेहतर है। तो ये निगोशिएशन का हिस्सा है। और ये गठबंधन राजनीति का एक बहुत ही अहम पहलू है कि हर पॉलिटिकल पार्टी ये गठबंधन में शामिल होने के बाद ये उनका अधिकार भी है कि वो चाहते हैं कि वे ज़्यादा से ज़्यादा सीट पे वो लड़ें। जिस तरह से बिहार के चुनाव में आप देखिए कांग्रेस पार्टी कितना अच्छे तरीके से निगोशिएट करने में कामयाब रही। 70 सीटें जो है वो लेके चले गई कांग्रेस पार्टी, और जिस वजह से गठबंधन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा, क्योंकि वो कैंपेन करने के लिए न राहुल आए, न प्रियंका गई, न सोनिया गांधी गई, कोई केंद्र से कोई बड़ा लीडर वहाँ पे, कोई रैली नहीं, कुछ नहीं, उससे वो नुकसान भी होता है। तो ये भी गठबंधन के जब सीट शेयरिंग की बात चलती है तो ये भी तय होता है भाई कौन लोग आएंगे, क्या आएंगे, नहीं आएंगे। तो खैर, जैसा मैंने कहा कि ये गठबंधन 12th प्लेयर है, इसलिए इन सब बातों में कोई ज़्यादा दम नहीं है। जी। और डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ऐसा कहा जा रहा है कि बंगाल के अंदर अपने पूरे कार्यकाल में ममता बनर्जी ने सिर्फ एक ही फैसला सही लिया है, और वो ये है कि वो बंगाल के अंदर पीएम किसान स्कीम जो है वो लागू करने जा रहे हैं, क्या आपको भी यही लगता है? देखिए, ये तो मुसीबत आने के बाद इन्होंने यू टर्न लिया है जी। इतने बड़े स्कीम का फायदा पूरे देश के किसान ले रहे थे जी। लेकिन चूंकि आपको मोदी साहब का चेहरा पसंद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी आपको बाहरी नजर आता है, इसलिए
आपने इस स्कीम को बंगाल में लागू नहीं होने दिया। अब ये समझ लीजिए, डायरेक्ट पैसा आ रहा है तो किसान बोलेंगे भाई हमने क्या खता की है कि देश के सब किसान ले रहे हैं, हमें नहीं दे रहे हो। तो ये ममता बनर्जी का थ्योरी तो नहीं चलेगा कि भाई मोदी आउटसाइडर है इसलिए उसके स्कीम को नहीं लगाने देंगे। अब हुआ ये है कि इसका रिएक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, वहां के किसान नाराज हैं, इसमें मुस्लिम किसान भी हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा क्या फायदा है, ये तो वैसे ही कुछ नहीं देती है, कुछ करती नहीं, कुछ विकास नहीं, कोई स्कीम नहीं, कोई चीज नहीं, हर चीज में कट मनी और भ्रष्टाचार और सिंडिकेट काम कर रहा है। केंद्र से पैसा आ भी रहा है तो आपने उसमें जो है लंगी लगा दी, आप उसको पहुंचने नहीं दे रहे लोगों तक। तो ये तो लोग नाराज थे ही, और उसके बाद ममता बनर्जी को यह खबर मिल गई कि गांव गांव में इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी एक बहुत बड़ा अभियान करने जा रही है जी। और इस तरह के अभियान जब होते हैं तो इसमें पब्लिक समर्थन भी मिलता है, और साथ ही साथ जो दूसरा पहलू है इसका कि संगठन को गढ़ने में बीजेपी गांव गांव में घुस के अपने संगठन को मजबूत कर लेगी। हर जगह हर बूथ के ऊपर उनके लोग खड़े हो जाएंगे इस अभियान के चलते। इसलिए उसको डेंट करने के लिए ये ममता बनर्जी के अंदर किसानों के प्रति कोई प्रेम नहीं जगा है, ये एक पॉलिटिकल मूव है कि जो बीजेपी बंगाल के अंदर इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा एक आंदोलन टाइप से वो चलाना चाह रही है, उसको डेंट करने के लिए कि ताकि ये फिजल आउट कर जाए। इसलिए ममता बनर्जी ने ये फैसला किया है कि वो इस प्रोग्राम को, जो प्रधानमंत्री की जो योजना है किसानों के लिए, उसको वो लागू करेगी। लेकिन इसमें ममता बनर्जी से विलंब हो गया है, क्योंकि पिछली बार का जो पैसा जो है वो तो ट्रांसफर हो चुका। अब अगली बार की बात होगी, अब तब तक भारतीय जनता पार्टी लोगों तक पहुंच भी जाएगी और चुनाव से पहले टाइम पूरा हो जाएगा, और भारत की सरकार, मोदी सरकार ये घोषणा कर देती है कि बंगाल ने पहले मना कर दिया था और इस बार बैकलॉग के साथ हम पैसा दे रहे हैं। तो ये 12-12 हज़ार, 18-18 हज़ार रुपये गरीब किसानों के खाते में जाएगा, तो इसका चुनाव पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये पीके सोच के ही जो है ना थर थर काँप रहा होगा कि ये कितना बड़ा ब्लंडर ममता बनर्जी के हाथों हो चुका है। और ये लगता है कि ये मसला जिसके बारे में मीडिया में ज़्यादा चर्चा नहीं होगी, लेकिन ग्राउंड के अंदर जो रूरल पॉपुलेशन है, जो गरीब किसान हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, और ये एक ऐसा मुद्दा होगा जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी उन इलाकों में भी चुनाव जीत जाएगी जिसके बारे में कोई इमेजिन नहीं कर सका था। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो कहते हैं कि किसी भी राज्य के विकास के लिए, उसकी प्रगति के लिए उसका केंद्र के साथ सामंजस्य होना बहुत जरूरी है, और इसी के तहत ममता बनर्जी ने अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। वो पीएम किसान स्कीम को बंगाल के अंदर लागू करने जा रही हैं। यहाँ पर ममता का फैसला तो बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने समय गलत चुना है, और इसी की वजह से उन्हें आने वाले विधानसभा चुनावों के अंदर मुंह की खानी पड़ेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।